बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि चौधरी युद्धवीर सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय जाट महासभा में उनके स्वागत के लिए माल्यार्पण के लिए निवेदन करूंगा राजस्थान जाट महासभा के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी निठारवाल से कि वो पधारे और माल्यार्पण करके चौधरी युद्धवीर सिंह जी का स्वागत करें और उनका साफा पहना करके स्वागत करेंगे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष चौधरी राजाराम जी मील। चौधरी राजाराम जी मील से निवेदन करूंगा कि वो साफा पहना करके हमारे आज के मुख्य अतिथि युद्धवीर सिंह जी चौधरी साहब का स्वागत करें। आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और बिना किसी देरी के मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और यहां पे पधारे सभी जाट भाई बहनों का मार्गदर्शन करें। श्रीमान युद्धवीर सिंह जी चौधरी। परम आदरणीय हमारे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित बिरादरी की सभी माताओं, बहनों व नौजवान साथियों, आज ये विशेष सत्र जो जाट महासभा का बुलाया गया, विशेष सत्र के कोई मायने होते हैं। कोई विषय जिस पे चिंतन करने के लिए हम यहां एकत्रित हुए। इंडिया जाट महासभा की राजस्थान इकाई के द्वारा यह सत्र बुलाया गया। ऑल इंडिया जाट महासभा के उद्देश्य आज से 116 साल पहले तय किए गए थे। यह तय किया गया था कि ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज में शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करेगी। और जो चौथा उद्देश्य था, ऑल इंडिया जाट महासभा बिरादरी के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी। आज जो चौथा विषय हमारा था, ये मैंने तय नहीं किए, ये उन बुजुर्गों ने, जिन बुजुर्गों ने इसका गठन किया था, उन्होंने तय कर दिया था। हमारी कम समझ में आ रहा था, इस पे ज्यादा फोकस हम करते नहीं थे। मैंने कहा आज के समय में ये प्रासंगिक नहीं, लेकिन आज लग रहा है कि वो बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने बड़े सोच समझ के, कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, आज ये लगता कि ये बहुत ही प्रासंगिक विषय था जिसको उस समय तय किया गया था। विशेष सत्र, मैं हर विषय पे तो नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी मुझे लंबा बोलने की आदत है और आप बोर होगे उसमें। ये चौथा विषय, मैं इस पे ही बात करूंगा। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट, 200 विधानसभा में 60 विधानसभा ऐसी हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई जीत नहीं सकता। हम जिसको चाहें उसको जिताएं, जिसको चाहें उसको हराएं। दोनों साइड में जाट जीतेगा। 42 सीट दिए हैं और 18 रिजर्व हैं। मैं राजस्थान से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। एक एक विधानसभा का डाटा मेरे पास। 60 सीटें ऐसी हैं जिनको हमारे सिवा कोई जीत ही नहीं सकता, हमारा ही जीतेगा। 18 वो हमारे हरिजन भाइयों की हैं, उनमें भी जिसको हम चाहेंगे वो जीतेगा, वो ही बनेगा। और 53 सीटें वो हैं, हम जिधर चले जाएंगे वो जीतेगा। एक बिरादरी 200 में से 113 सीटों का निर्णय करने में सक्षम हो
और वह राजनीति के लिए गड़गड़ा रही हो, इससे शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैंने बहुत नजदीक से राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पे मैंने अध्ययन किया। मेरी सीमा है काम करने की, मैं उस सीमा में काम करता हूं। मैंने राजा राम जी को कहा था एक दफे, चौधरी वो होता है जिसकी खाट अपनी होती है और जिसका हुक्का अपना होता है। जिसकी खाट नहीं है वो दूसरे की पांता जाके बैठता, और जिसका हुक्का अपना नहीं है उसको चिलमपाड़ कहते हैं, दूसरे के हुक्के में घूंट मारे। मैंने इनको कहा था कि अब खाट और अपना हुक्का रख लो अगर चौधर करनी है, नहीं तो दूसरों की पांता बैठना पड़ेगा। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, ये समझ के भी नहीं कर पाए क्योंकि कुछ उस तरह का माहौल था और कुछ लोगों ने वो निर्णय लेने नहीं दिया। परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं होती, एक कदम सही समय पे रख दिया जाए तो गाड़ी मंजिल पे पहुंच जाती है, और एक कदम रखने से चूक जाए तो बीच में अटक जाती है। निकल गया वो समय, उसकी ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन जब जागो तब सवेरा। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, आज 28 तारीख, 25 तारीख को मतदान। ये कोई आज से नहीं हो रहा। हमारे नेतृत्व को खत्म करने के लिए पिछले 25 साल से लगातार काम किया जा रहा। गलती हमारी, हम गफलत में रहे और हमने ये सोचा कि उसको मारा गया। एक मरा, बोला वो मरा, फिर दूसरा मारा गया, एक एक करके सबको निपटा दिया गया। एमएलए और नेता में फर्क होता। नेता है आज राजस्थान में कोई? मैंने कुंभाराम जी के साथ काम किया, मैंने दौलत राम जी के साथ काम किया। हर क्षेत्र में एक दिग्गज जिसे नहीं कह सके वो था। नाथुराम जी थे, परशुराम जी थे, शीशराम जी थे, नेता थे। आज नेता राजस्थान में नेता कहेंगे किसी को? एमएलए हैं। एमएलए होने से बिरादरी का भला नहीं होने वाला, नेता बनाना पड़ेगा। और पार्टियों ने यह तय कर लिया कि नेता नहीं बनने देना। दोनों ने, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक ही नीति पे चल रही हैं। 3.5 बरस सतीश पूनिया जी यहां के लंबरदार थे। चुनाव आया तो लंबरदारी कहीं और है, क्यों टिकट देने दे सतीश पूनिया को, बढ़िया बहुत कर ली लंबरदारी। और यही नहीं बढ़ाया, हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ को बनाए रखा 3 साल 8 महीने। अब अगले साल चुनाव है तो उनको भी कह दिया अब तू हट, टिकट हम दे लेंगे। देश राष्ट्रीय स्तर पे षड्यंत्र, यही हाल कांग्रेस का। एक पार्टी को तो हम अछूत मानते थे, उसके नजदीक जाते ही नहीं थे, तो उसमें तो नेता पैदा कहां होने थे। एक पार्टी में हम थे, वहां नेता थे, उन्होंने निपटाने का ठेका ले लिया। इस तरह के लोगों को आगे ला रहे हैं जो उनकी पॉकेट में। हमारी वोट से एमएलए बने और बनते ही वो जो है उनका आका जो है वो हो जाता। नाम लेना जरूरी नहीं है, समझ गए होंगे। ये बहन जी कह रही थी, नवलगढ़ की बात बता रही थी। रास्ता दिखाया था चौधरी चरण सिंह ने, दिखाया था ना। नौरंग सिंह बने थे ना 2 दफे, रास्ता बताया था, आपने छोड़ दिया तो क्या करेंगे? चौधरी चरण सिंह तो लौट के आएंगे नहीं। खाट अपनी बिछा ली थी, हुक्का अपना रख लिया था, वही रास्ता है। सब पीछे पीछे घूमते हैं, जो अपना ठिकाने पे बैठता अपना ठिकाना जमा लेता, दूसरे भी उसको तवज्जो देते हैं, अपना वजूद मिटा लेता। जो समय पहचानने का स्ट्रेटेजिकल चलना पड़ेगा।
रणनीति बनानी पड़ेगी, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। रणनीति बनानी पड़ेगी। दिन कम रह गए, 28 तारीख है राजाराम जी, 25 को मतदान है, 24 को बंद हो जाएगा प्रचार। अभी एक ही चीज बनी है, जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं, इनकी कड़ी बिगाड़ दो। समझते हो कड़ी बिगाड़ना? इनकी कड़ी बिगाड़ दो तो अगले चुनाव में अपने आप जो है सारा सौदा सुधर जाएगा, और अगर चुप बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं। अगले चुनाव में अपने आप आपसे पूछ के निर्णय होंगे सारे। वजूद और ताकत बनानी पड़ती है, पिछलग्गू बनने से राजनीति नहीं होती, कोई नेता नहीं मानता। लठ अपना हो, मजबूत खुड़का हो लठका, तब कोई गिनता है कि भाई ठीक है, 14 है आपकी। ये समय हमने सबको देखा। मैंने बताया, मैं लंबे समय से जुड़ा हूं। मैंने यहाँ के, मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा समय होगा। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं राजनीति में। यहाँ पीक पे जाती हुई राजनीति देखी और जाते जाते बीच में रुकती हुई देखी। कारण रहे, हमारी कमियां रही, हमने जैसे किया जो भी किया। अब उन बातों को तो करें क्या, आगे का देखना। हमको बिरादरी को चिंतन करना पड़ेगा। आप, मुझे पता, आप सब ही अपने अपने जिलों से जिम्मेवार लोग हैं, आए हैं। यहाँ कोई एक क्षेत्र और एक गांव की भीड़ नहीं है, ये हर जिले का प्रतिनिधित्व है। चिंतन सबको करना है, पीड़ा सबकी एक ही है, चिंतन सबको करना है। स्ट्रेटेजी जिलेवार बना लो चौधरी साहब, किसको कहां पानी देना, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब और कुछ नहीं है। आप कहोगे तो मैं भी आ जाऊंगा, जानता मैं भी सारे खेल को हूं। पानी देने का रास्ता मैं बता दूंगा, किसको कहां पानी देना। टीम बना के पानी दे दो, अगर बिरादरी को बचाना ना मिटाने पे उतरे हुए हैं। बहुत ही मतलब स्थिति, क्या मजाक बना रखा। हम थे 22% हैं, सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है हमारी, जातिवादी नहीं हम, लेकिन जाति है हमारी। हमारे नेचुरल अलायंस को हमने छोड़ा क्यों? हमारे नेचुरल अलायंस को हमने छोड़ा क्यों? राजस्थान में कुछ नहीं करना, जाट और जाटो भाई भाई करना है। वो महाराजा सूरजमल बता गए थे, एक दफे कर लो रेल बना देंगे सबकी। आप बिना बात छतरी हो गए, मूंछ पहना ली, भाईचारे को छोड़ दिया, और जो आपको बैठाते नहीं है उनके चक्कर में पड़ गया। एक जाति से राजनीति नहीं होती है, और हमारा तो भाईचारा उनसे, हमारा उनका गुजारा नहीं एक दूसरे के बिना। लौटो ना अपने अतीत में, और जो बिगाड़ हमने किया उसको सुधार लो। जाट तो बहुत ही लिबरल है इस मामले में, और जिस दिन सुधार का मन बना लेगा, सुधारने में समय नहीं लगेगा। वो भी पीड़ित हैं और हम भी पीड़ित हैं। जो हमारे समकक्ष जातियां थी, जो हम साथ मिलके इस राजस्थान के राजनीतिक परिवेश में उन सामंतवादी शक्तियों को रोक के खड़े रहे बहुत साल तक, आज अपने सर पे नचा रहे हैं उनको। हमारी कमजोरी है, हमने कहीं ना कहीं गलती की। सुधारें, बैठ के चिंतन करें, ये बिरादरी का दायित्व है। और जो बड़ा भाई होता है वो छोटे की केयर करता है। आपका दायित्व है, आपने जो बिगाड़ किया उसको ठीक करके दोबारा जोड़ लो उस गठजोड़ को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। चरण सिंह देके गए थे एक रास्ता 89 के चुनाव में, तीसरी शक्ति के पास 55 सीटें थी। नाथुराम जी के नेतृत्व में 55 सीटें ली थी 89 में। जिसके चाहते उसकी बनाते, जिसकी चाहते उसकी बिगाड़ते। कहीं चूक हुई उसमें, उसका रिजल्ट, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, उसकी वजह से आज बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने फिर दोबारा वही कहूंगा कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे का देखें, आगे चलें, आगे का सुधारें, जिलेवार स्ट्रेटेजी बना लें। हर जिले में मैं मानता हूं कि 100% नहीं आएंगे लोग, निजी स्वार्थ में इधर उधर भी रहेंगे, लेकिन 100 कभी आते भी नहीं है किसी के साथ।
70 भी आगे तो इलाज कर देंगे, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। मेरा निवेदन, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, बैठ के होमवर्क करना। ये मत सोचो राजस्थान बहुत बड़ा, जब जिले में बांटोगे तो छोटा छोटा दिखाई देगा और काम होता दिखाई देगा। तो इस पे फोकस करें, इस पे ध्यान दें। मैं जो कह रहा हूं उसको गंभीरता से लें जो आप लोग आए। अगर वास्तविकता में आप चिंतित हैं कि समाज के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा, न्याय नहीं मिल रहा समाज को, तो इस पे चिंतन करना पड़ेगा आपको। जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। ये मतलब ये किसी के नहीं है। 9 राज्यों को केंद्र में आरक्षण मिला 2014 में। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमारे खिलाफ गई। चीफ जस्टिस ने फाइल देख के ये कहा कि मुझे नहीं लगता इसमें कहीं इनजस्टिस हुआ है, मुझे नहीं लगता इसमें प्रोसीजरल लेफ्ट से प्रॉपर वे में ये फाइल है और प्रॉपर वे में ये आरक्षण दिया गया, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा। फिर भी वो कहने लगा मैं सुन लेते हैं और आपकी रिट एडमिट कर लेता हूं। उसने रिट एडमिट कर ली। सॉलिसिटर जनरल ने जाके कहा कि कमीशन एडवाइजरी बॉडी है, कमीशन से हमने एडवाइस ले ली और हम ये मानते हैं कि ये इस बिरादरी का हक बनता। जब इनकी प्रदेश सरकार ने इनको ओबीसी में शामिल कर रखा है तो केंद्र को दूसरा सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं। और ये इसको आधार बना के 9 राज्यों को प्लस भरतपुर और धौलपुर को आरक्षण दे दिया गया। सरकार बदल गई। एक व्यक्ति जो दूसरी पार्टी का वकील था, हमारी तारीख नहीं आई थी कोर्ट में, वो दूसरी पार्टी ने उसको एंगेज कर रखा था। वो एक बड़े नेता का भी वकील था गुजरात में। उस व्यक्ति को सीधा वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया गया। हिंदुस्तान में 2 ही केस हैं जो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और उस वकील को जज बना के हमारा केस उसके सामने रख दिया गया। पहली जो पेशी थी जिस पे हम गए, फाइल खोलने से वो पहले कहने लगा मुझे नहीं लगता जाट पिछड़े हैं। जाट कहां से पिछड़े हैं? जो जज सुनवाई होने से पहले ये अदालत में टिप्पणी कर रहा, उसका फैसला तो जो आना था वो ही आया, क्योंकि उसको लगाया इसलिए गया था कि हमको एंटी जाट राजनीति करनी। उसको लगाया इसलिए गया था और उस केस को हमको हराया गया। जब हम प्रधानमंत्री से मिले, तमाम सांसद थे हमारे, 26 सांसद और समाज के लोग, हमने प्रधानमंत्री से कहा कि ये इनजस्टिस हुआ हमारे साथ। वो कहने लगे मैं इसको विधिवत, इसकी सारी कानूनी खामियां दूर करके इसको दोबारा से जाटों को इस आरक्षण की सूची में शामिल करूंगा। मैंने जाटों का नमक खाया, ये शब्द थे उसके। 2015 से आज 23 खत्म हो रहा। यूपी चुनाव से पहले अमित शाह ने मुझे बुलाया, बैठ के बात हो रही थी। वो कहने लगे मेरी मूंछ का बाल ले जा। मैंने कहा आदमी की तो जुबान ही होती है, और जो आदमी नहीं है उसका तो मूंछ का ले जा या पूंछ का ले जा, उससे होगा क्या? आपने दिया, मान लिया, देख लेंगे। 2022 में फिर उसने इस तरह का वायदा किया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, चुनाव मैंने 20 नवंबर को ऑल इंडिया जाट महासभा की हमने मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। आशा नहीं है,
लेकिन तरीका जो होता है वो फॉलो करना पड़ता। हमारे भाई भी बीजेपी में है, कैलाश कहेगा बीजेपी की बुराई कर रहा, फॉलो करना पड़ता। मैंने अभी किसी को बुलाया नहीं है, मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूं भाई आ जाओ, एक की मूछ का बाढ़ हमारे पास है, एक ने हमारा नमक खा रखा, पूरा कर दो। किसी को नहीं बुला रहा हूं, राजनीति नहीं कर रहा हूं वहां पे। नहीं आएंगे तो सोचूंगा, आएंगे तो स्वागत करेंगे। शायद वो भूल गए हो, याद दिलाने के लिए 20 नवंबर की दिल्ली में मीटिंग की है ऑल इंडिया जाट महासभा की, उन जाटों के लिए जो जाट रह गए हैं। आपको भी निमंत्रण देने आया हूं। वैसे तो मुझे पता, जो बस में बैठ जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, बोला अपने को क्या, अपने को सीट मिल गई। धौलपुर भरतपुर को छोड़ के आपको सीट मिली हुई है, लेकिन भाईचारे में मदद करने के लिए 20 तारीख को दिल्ली आए, 20 को दिल्ली आए। और पहले जो तो कई लोग कहते हैं कि चुनाव के वक्त याद आता, प्रेस वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बिना चुनाव सुनता कौन किसकी है। चुनाव नजदीक आता तब इनको वोटर और वोट याद आती हैं। चुनाव से पहले तो मुझे याद है एक दफे 98 में अपन मूवमेंट में थे, आंदोलन चल रहा था हमारा यहां राजस्थान में। पिलानिया जी को चोट लग गई थी, राजाराम जी और पिलानिया जी आ रहे थे, हॉस्पिटल में थे पिलानिया जी। तो कहने लगे भाई अभी तो 99 है, चुनाव तो 2003 में, बड़ा लंबा मामला है, खींचेगा कैसे। हाँ मैंने कहा है तो लंबा, पर ईश्वर सुनेगा, देखेंगे। छेड़ दिया था चुनाव से पहले, गलत हो गया था, गलती थी वो, लेकिन भगवान था आपके साथ। भगवान ने सुनी, एक वोट से सरकार गिर गई दिल्ली की। सरकार गिर के चुनाव आ गए, और चुनाव आई सब ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोला बताओ भाई जाटो क्या चाहिए। ये आरक्षण जो है, चुनाव था तो मिला था, वो चुनाव नहीं होता तो कोई आरक्षण देने वाला नहीं था। ये चुनाव के वक्त भी काबू आते हैं तभी इन कोटा लगाया जा सकता है, वैसे काबू नहीं आते हैं। तो जो भी प्रयास होते हैं वो चुनाव के नजदीक ही होते हैं। हमने भी वही प्रयास शुरू किया, हम छुपाते नहीं है किसी से। जाट जो है वो उसका हिडन एजेंडा नहीं होता, जाट का जो भी एजेंडा होता है वो खुला होता है। बिल्कुल भाई चुनाव को देख के किया, गोडा अडाया, काबू आ गए तो ठीक, ना आए तो फिर देखेंगे, हमको किराए के तो है नहीं, अगले को देखेंगे। तो आप आए उस दिन, और इसको ख्याल रखें मेरा, 25 तारीख को बटन कहां दबेगा, ये जाट महासभा स्ट्रेटेजी बना के जो संदेशा भेजे उसके जिलों में पहुंचा दें उसको, और उस पर कार्य कर दें। कड़ी बिगाड़नी निश्चित तौर, नहीं बिगड़ी तो फिर मांगते रहना, टिकट मिलना नहीं। वो नौजवान एक कह रहा था, बोला वो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। अरे ये बुजुर्ग तो सारे जहां थे वहीं है, इन नौजवानों ने सत्यानाश कर रखा, ये काबू नहीं आ रहे। बिरादरी की सुनते नहीं, कोई किसी के पीछे लग, कोई भगवान वाले कुर्ते के पीछे लग रहा है, कोई सफेद के पीछे लग रहा है। बाबू कहीं कहता हूं कहीं कह ले, कोई मतलब नहीं। उनको माई बाप बना रखा, जिस दिन अपने इन बुजुर्गों को माई बाप बना लोगे, राजनीति की दिशा मिल जाएगी। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय जाट, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी युद्धवीर सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातें हमारे को बताई है। जो जाट महासभा की आईटी सेल है, राहुल देश की रक्षा करता है। झुंझुनू, सीकर, नागौर ये ऐसे जिले हैं जहां से किसानों